हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक 2024 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपको 19 जुलाई को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9 से 10, ध्यान दीजिएगा, कक्षा ये 9-10 का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 26/8/2023 को ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसमें आज हम लोग समान अध्ययन प्लस सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया था। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर जो भी हमारे विजिट करके नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आज हम लोग देखेंगे PRT 1 समान अध्ययन। देखिएगा यहाँ पर जो आपको 26/8/2023 को हुआ था जनरल स्टडीज़ और उसके साथ साथ सोशल साइंस का आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये 2 सेट देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। जनरल स्टडीज़ का देखिएगा यहाँ पर आपको समान अध्ययन का आपको यहाँ पर 40 प्रश्न हैं, जैसे कि आपको 8 है मैथमेटिक्स का आपको प्रश्न होगा और टोटल आपको 32 जनरल स्टडीज समान अध्ययन से आपको प्रश्न होगा। ये आपको 9 to 10 का यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। देखिएगा यहाँ पर आपको मैथ दिया है दोस्तों कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 साल बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से देखिए 1:3 था तो इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि x/3x इस तरह से बना लेंगे। x/3x यहाँ पर प्लस करेंगे। देखिए 10 वर्ष पूर्व कह रहा है तो यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे यहाँ पर +10 और 5 वर्ष पश्चात है तो +5 यहाँ पर, ठीक है, +5 और यहाँ पर बटा में करेंगे +10, इसमें भी जिस ऊपर लिए हैं तो यहाँ पर भी 5, ठीक है, ये 5 है और इक्वल टू कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो सॉल्यूशन करने के बाद इसको कितना हो जाएगा 10×5 = 15 हो जाएगा, यानी कि 3x + 15 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपको 10×5 = 15 यानी कि 3 दूनी के 6x प्लस कितना हो जाएगा 10×5 = 15 दूनी के 30, ठीक है, 30 हो जाएगा इस तरह से। तो इसको आपको ये 3x और ये 6x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा और यहाँ पर 15 है उधर जाएगा तो 15 बचेगा। तो कितना हो जाएगा आपको ये -3x इज इक्वल टू -15, ये कट गया आपको, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना बच गया 5, 3 × 5 = 15, 5 बच गया। तो x यहाँ पर x इज इक्वल टू आपको वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान में आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको दोस्तों इस तरह से लेंगे कि x + 10 और x या इज इक्वल टू इसको रख लीजिए x + 10 और इसके पास हो जाएगा आपको 3x है, ठीक है, 3x + 10। इसको x की जगह पर हम ये 5 जो आया आपको x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो 10×5 = 15 हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 15 प्लस 10 25, इसको 5 दिया 15 और 5 25, ये आपका आ गया 3:5 आंसर। ये आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी स्टेशन से पहुँचने से पहले 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, ठीक है। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो d बराबर आपको जानते हैं, आपको फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड st, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको टाइम से हम लोग निकालेंगे d/s, डिस्टेंस बाई स्पीड करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको x/5 माइनस x/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको देखिएगा 7 मिनट पहले बोल रहा है, ये 7 मिनट यहाँ पर पहले है तो सेम कंडीशन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको प्लस हो जाता है, टाइम जुड़ जाता है, और अगर अलग अलग होता है तो वो जुड़ जाता है, ये घट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपको 7 + 5 हो जाएगा अब /60, ठीक है, 60। तो इस तरह से आपको बनाएंगे इसको इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 6 × 5 = 30, तो 5 × 30 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपको 6 × 5 = 30 इज इक्वल टू 7 × 5 = 12/60 है। तो 12 × 5 = 60 यहाँ कट गया, आपको कैंसिल हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे 5 × 6 = 30 कट जाएगा आपको, तो x 6 में से 5 गया, 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 6, यानी कि x = 6 आपको आ गया। यानी कि
कितना हो गया 6 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे सी में है 6 किलोमीटर आंसर, तो 2 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 3 नंबर है, देखिएगा पी और क्यू की औसत मासिक आय 50 है और क्यू और आर की औसत मासिक आय इतना है और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। तो पी की मासिक आय यहाँ पर पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पर पी प्लस क्यू की औसत मासिक आय कितना है 50 तो 50 गुने 2 कर देंगे क्योंकि पी और क्यू का है, तो कितना हो जाएगा, तो 50 और 50 का 10,100, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि आपको क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, इसका कितना कह रहा है 6250 गुने 2 इज इक्वल टू हो जाएगा जा करके आपका 12,500। फिर उसके बाद कहता है, इसको 3 को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से बनाने के लिए। तो फिर इसके बाद कहता है जा करके क्या पी और आर, पी प्लस आर क्या वैल्यू कितना है 5200, ठीक है। 5200 गुने 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5200 गुने 2 इज इक्वल टू 10,400, कितना हो जाएगा 10,400। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे कि पी क्यू आर, ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू 2, क्योंकि सबका वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पी है, क्यू भी 2 है, आर भी 2 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपको इसको सभी को जोड़ देना है यहाँ पर। तो सभी को जोड़ने के बाद कितना आता है, तो सभी को जोड़ने के बाद आएगा आपको टोटल 33,000, ठीक है, 33,000 हो जाएगा। इसको आपको देखिए 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना दान में आपको कैंसिल हो जाएगा 16,500 में, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लेस देखिएगा, यहाँ कह रहा है जो क्वेश्चन में आपको कि यहाँ पर कह रहा है ना कि P की मासिक आय कितनी है, तो देखिएगा जिसमें P नहीं होता है ना उसी को आपको यहाँ पर लेस करना है, इसमें से उसी को लेस करना है। तो देखिएगा P प्लस Q इसमें भी है, P प्लस R इसमें भी है, इसमें नहीं है आपको P, तो इसका आपका वैल्यू कितना है 12,500 है। यहाँ पर आपको 12,500 यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे, तो कितना बचेगा 16,500 में से 12,500 आप लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका टोटल 4,000 बचेगा, ठीक है, 4,000। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 4,000 आया है जो ये, इस आपको उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर 3 में सी, ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर दोस्तों, कि यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, पी का 30%, जैसे कह रहा है उसे कर देना है, ठीक है, पी का 30% और क्यू के 40% में जोड़ दिया जाता है, तो वह कितना हो जाता है, क्यू का 80%, तो क्यू का 80% हो जाता है। बस इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन कर देना है, सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो पी और तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट बता देता हूँ। तो पी बाई क्यू का वैल्यू यहाँ पर मेरा आ जाएगा, पी बाई क्यू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर टोटल 4/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि P का वैल्यू 4 है, Q का वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तदनुसार QP का कितना प्रतिशत है, QP का कितना प्रतिशत है, तो QP का कितना प्रतिशत है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये 3/4 कह रहा है, अगुने 100 कर देना है, 4 25 100 और 25 दिया 75%, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा 75%, यानी कि यहाँ पर सी में आपको दे रखा है 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि ABCD 5 2 4 3 के अनुपात में है, धन का वितरण किया जाना है, सी को डी से 1,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी का हिस्सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन जो कहता है, तो 4 में से 3, जैसे कि कह रहा है आपको ABCD है, ABCD, ठीक है, 5:2:4:3,
तो कहता है कि यहाँ पर आपको जो वितरण किया जाता है तो सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1000, ठीक है, अधिक मिलता है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 1000 आ जा रहा है। तो यही 1000 आपको कितना कह रहा है फिर लास्ट में कि तो b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है। तो x का वैल्यू आप 1000 आ गया, तो यहाँ पर आपको गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1000 से गुना करने पर 2000 आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि बी को मिल रहा है 2000। यहाँ पर आपको राइट आंसर सी में दे रखा है 2000, सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर देखेंगे यहाँ पर कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता है तो उसे पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलता है, तदनुसार उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न से डायरेक्ट देखेंगे हम लोग कि 5% छूट और 6% छूट। तो छूट जब होता है आपको सेम तो आपको माइनस हो जाता है, तो 6% माइनस 5% इज इक्वल टू 1%, यानी कि 1% इज इक्वल टू यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 रुपया कम मिलता है। तो अंकित मूल्य यानी कि इसको टोटल अगर 100% अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर यहाँ पर कि 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनमें से बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग है। देखिएगा 3 संख्या दे रखा है यहाँ पर 1, 2 और ये 3, ठीक है, 3 संख्या है ये इस तरह से 3, 4, 5 के अनुपात में है, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। इसमें कहता है उनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है, इस सबको x मान लेंगे, ठीक है, सबको x मान लेंगे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या कह रहा है योग, यानी कि 5x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना कह रहा है, दूसरी संख्या क्या है 4x तथा 52 के योग के बराबर है, प्लस 52 कर देगा यहाँ पर, कुछ नहीं 5, 3, 8x हो गया आपको यहाँ पर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल प्लस 52। इसको ये आपको 4x इधर आएगा तो लेस हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा आपको 4x बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 52। तो 52 से काट देंगे 4 से, 4 इकाई 4, 4 ते 12, यानी कि कितना बच गया 13, यानी कि x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो यहाँ पर आपको 13 आ गया है जब, तो पूछ रहा है कि तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी है, 3x है, ये आपको 13x की जगह पर वैल्यू पुट करके हम गुना कर देंगे, तो 13 तिया 39, यानी कि आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, ये मैथ का ये अंतिम है, 8 ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ठीक है। तो यदि देखिएगा इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कि 2 का पावर 2n-1 है और 1/8 का पावर n-3 है, तो n का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको करना ये है कि हम लोग यहाँ पर देखिएगा 2 का पावर जैसे दे रखा है 2n-1 इज इक्वल टू 1/ ये है, तो इसको आपको ऊपर करेंगे तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपको n-3, ठीक है, इस तरह से ऊपर जब ले जाते हैं कोई भी वैल्यू तो माइनस हो जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आपको देखिएगा 2 का पावर यहाँ पर है 2 का पावर 2n-1 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना आपको गुणनखंड करेंगे तो 3 रखेंगे पावर, तो ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 है, तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस दे रखा है n-3, ठीक है, n-3। ये आपको जब बेस सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा ये 2, ठीक है। अब इसको लेंगे हम लोग 2n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3n और माइनस प्लस हो जाएगा आपको 3 तरीके 9, ठीक है, 3 तरीके 9। इसको आपको अब देखिएगा यहाँ 2n है और यहाँ -3n है, इधर आएगा तो 3 2 5n हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू 9 है, ये आपको -1 है, उधर जाएगा आपको तो +1 हो जाएगा, ठीक है, 9 1 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 2 बार में n का वैल्यू यहाँ पर निकल कर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया आपको, जो कि बी में दे रखा है। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा बी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ से आपको समान अध्ययन का प्रश्न होगा, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे समान अध्ययन का प्रश्न 9वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर के किसी भी खंडनीय द्रव्य तथा का क्रांतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा। यहाँ पर देंगे, ध्यान देंगे, किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा। तो 10 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि सारा एक एक प्रश्न जो आपको प्रीवियस ईयर जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है वहीं से उसी क्वेश्चन को आपको हूबहू दिया गया है टोटल। तो इसको आप एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्णता से देखेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें जिनको इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। जो दोस्तों ये बुक नहीं परचेज कर पाए हैं उन्हें भी इस चीज़ का लाभ हो सके, ठीक है, तो शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर के फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो 11 का आपको देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन जो गैस होता है ना, इसी से हम लोग फल को पकाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। तो 12 का देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि विकल्प में से इनमें से कोई नहीं है, आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन या एन ऑक्टेन, कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लीची का खाद्य भाग क्या है, यानी कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो 13 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, एरिल। लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, एरिल खाते हैं। वहीं अगर केला पूछ देगा तो केला का फल भित्ती व अंतर भित्ती हम लोग खाते हैं। आम हो जाएगा तो मध्य फल भित्ती, क्योंकि छिलका और उसका गुठली नहीं खाते हैं, बीज का खाते हैं, इसलिए मध्य भित्ती या कि मध्य फल भित्ती इस तरह से बोल सकते हैं। नारियल का भ्रूण पोष हो जाता है उसी तरह से, ठीक है, इस तरह से ये सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर प्रश्न कि आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विसरण प्रक्रिया है। यह आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना या जो निकलता है कौन सी भौतिक क्रिया है, ये विसरण प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 15 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी जीन मानचित्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर की ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृकोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका जो होती है, तो 16 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा यहाँ पर कि द्विगुणित होती है। कैसी होती है ब्रायोफाइटा में बीजाणु मृत मातृकोशिका, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 17 नंबर, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी, यानी कि एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। तो 17 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 2010 में, यानी कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए आपको एनजीटी की स्थापना कब की गई, 2010 में की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत आपको भारत का कौन सा शहर सबसे पहले किया है। तो 18 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, कोच्चि, विशाखापट्टनम या बेंगलुरु, इनमें से आपको कोई नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भारत में जो है कि आपको सबसे पहले जो बोल रहा है यहाँ पर कि नीचे मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई है पानी के नीचे, यहाँ पर कोई नहीं, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो ट्रायल हुआ था वो आपको कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी के नीचे मने सुरंग और स्टेशन के बीच हुआ था, 2023 अप्रैल 2023 में हुआ था। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों 19 नंबर की, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 19 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में। तो 20 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्जला ने। किसने प्राप्त किया रजत पदक, तो निर्जला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 21 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो 21 का ए हो जाएगा, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। ध्यान देंगे, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। अच्छी प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, कौन थे। तो 22 का आपको राइट आंसर बी है, आपको अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी थे। और वहीं ध्यान रखेंगे कि अब्देल फतेह अल सीसी ये कहाँ के क्या हैं। तो ये आपको
ये आपको जाकर के अब्दुल फतह अल सीसी जो है आपको ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर की बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ये आपको वीवीआई लगा लीजिएगा, इसको वीवीआई समझ के इसको याद कर लेंगे कि प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बिहार के कौन से जिले में बनाया गया है? 23 का ए हो जाएगा ये दरभंगा में, ठीक है। कहाँ? दरभंगा में बनाया गया है। दरभंगा के केदराबाद में स्थापित तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता लगभग 2 मेगावाट है। कितना है? लगभग 2 मेगावाट। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? बिहार में मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 24 का यहाँ पर ध्यान देंगे, ए हो जाएगा मगही पान। जो मगही पान हम लोग खाते हैं ना, उसको आपको बिहार का ये है, इसको जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 24 का ए हो जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, साथ साथ इसे भी ध्यान देंगे कि बिहार में जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है तो कौन कौन सा और सा चीज़ मगही पान के अलावा और कौन कौन सा चीज़ है, तो ध्यान में रखेंगे सिलाव का खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर के शाही लीची, कतरनी चावल, भागलपुरी सिल्क, भागलपुर के दरजालू आम, मिथिला मखाना, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट, सुजीनी कढ़ाई, पिपली वर्क, मरचा धान, मगही पत्ते पान, यानी कि वही मगही पत्ते जो यहाँ पर आया है ये मगही पान। इतना चीज़ को आपको जीआई टैग बिहार के चीज़ को प्राप्त हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो 25 का देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 जो है आपको 4 या कि यहाँ से मिलाना है। 4 हो जाएगा आपको डेल्टा, ठीक है, 4 हो जाएगा डेल्टा। कंकर हो जाएगा आपको जा करके बांगर, ठीक है। कायल का हो जाएगा आपका राइट आंसर, सॉरी कायल या फायल जो भी है, तो कायल का हो जाएगा तटीय मैदान। क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। और मांड का हो जाएगा पंजाब का मैदान। तो इस तरह से आपको 25 का बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से आपको नहीं मिलती है। तो 26 का आपको राइट आंसर देखिए यहाँ पर ई है, जो कि आपको कोई नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से मिलने वाली नदियां हैं जो कि लोहित, धनसिरी, कोलंग और दिग नदी हैं। साथ साथ आपको ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं से मिलने वाली सहायक नदी कामेंग है, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, जलंधर, ये सब आपको नदियां हैं। तो इसका आपको राइट आंसर नन ऑफ दीज है, जो कि आपको उत्तर दिशा से जो नहीं मिलती है, इसमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपको ई हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 27 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 28 नंबर के, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? किसके हिस्से है? 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, मध्य गंगा के मैदान। मध्य गंगा को मैदान के हिस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर की, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत की इसमें पहचान करना है। तो 29 का यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिएगा जोग अगरसुप्पा शरावती नदी पर आपको बिल्कुल सही है। कपिल धारा कावेरी नदी पे सही है। धुआंधार गोदावरी नदी पर है, ये भी सही है। ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, कपिलधारा जो है कावेरी नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये आपको नर्मदा नदी पर है। किसके है? नर्मदा नदी पर है ये, ठीक है। और धुआंधार जो है कि धुआंधार गोदावरी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। धुआंधार जो है कि नर्मदा नदी पर ये भी है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपको नर्मदा नदी पर ही है। जो अगर सोपाक को शरावती नदी आपको सही है। तो देखिए यहाँ पर 2 गलत हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर की, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ठीक है, ये आपका देखिएगा डायरेक्शन हो जाता है, ऊपर में आपको यहाँ पर नॉर्थ होता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपको डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपको नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया जाकर के ईस्ट और यहाँ हो गया वेस्ट। तो ये कह रहा है कि आपको कौन से उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह से दिशा में आपको सजाना है। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम। तो 30 का यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहले आपको 4 आएगा विशाखापट्टनम, फिर आपको 1 आएगा काकीनाडा, फिर 2 होगा मछलीपट्टनम, फिर नागपट्टिनम, इस तरह से आपको हो जाएगा।
दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर। 31 नंबर प्रश्न है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोई सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। 1954 में कौन दो देशों के बीच है। तो 31 का आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 31 का सी हो जाएगा, भारतवर्ष और नेपाल के बीच। क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच जो है ना, वहाँ इन दो देशों के बीच आपको बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 32 नंबर की RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। बिहार जो है अपना कौन से प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो 32 का राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा दोस्तों, उपाद्र संक्रमण कालीन। यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में आता है। तो उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु प्रदेश में आता है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसी में आपको पूर्ण स्वराज सिद्धांत का गृहीत हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखेंगे कि जो लाहौर अधिवेशन आपको 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको ध्यान में रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर के पंजाब में कूका आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। जो पंजाब में आपको कूका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था। तो 34 का आपको यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, सिख धर्म को परिष्कृत करना। सिख धर्म जो था आपको परिष्कृत करना था। 35 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा, वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। 36 का आपको राइट आंसर ए है, बिहार और बंगाल में ये घटित हुआ था। अगला प्रश्न है आपको 37 नंबर के 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, यानी कि उनके पास कौन सा विभाग था। तो 37 का यहाँ पर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में बनी अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उस समय राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। इसको ध्यान में रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। 38 का आपको राइट आंसर यहाँ पर बी है दोस्तों, राजकुमार शुक्ला ने दावत दिया था। किसने, राजकुमार शुक्ला ने उन्हें अनुग्रह किया था, इनको मतलब बुलाया था गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको वहीं पर ध्यान देंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था, इसे भी डेट भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर की मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 39 का आपको राइट आंसर यहाँ पर ए होने वाला है कि 22 दिसंबर 1939 को। छोटा डेट आपको याद रखेंगे, 1939 यानी कि 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद नेक्स्ट सेट 6 नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो 40 का आपको सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पर ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो गया 40 सेट वाला आपको जनरल स्टडीज खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीपीएससी सेकेंडरी देखिएगा 9 to 10 के लिए यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान देखेंगे। क्या देखेंगे, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री का 80 प्रश्न है। बाकी आपको फिर पॉलिटिकल साइंस, आपको पॉलिटी सब आएगा। ठीक है, तो साथ साथ आपको सभी क्वेश्चन को एक एक महत्वपूर्णता से देखना है। देखिएगा यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पहला के इसका सेट नंबर 6 का है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था तो वो सिंधु सभ्यता की नगर कौन सी है। तो 1 का यहाँ राइट आंसर सी होने वाला है, कालीबंगा, जिसको हम लोग कालीबंगन भी कहते हैं। तो कालीबंगा जो शहर था आपको, ये व्यापारिक शहर था पश्चिमी एशिया का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का ये नाम था, कालीबंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। वहीं आपको कालीबंगा पूछ देगा कि कौन सी नदी के किनारे बसा है दोस्तों। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, सतलज नदी के किनारे बसा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपको नर्तकी का मतलब होता है डांसर मतलब नाचती हुई जो मूर्ति जो मिली है तो वो किस धातु से बनी हुई है। तो 2 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कांस्य की बनी हुई। किस चीज़ की? कांस्य की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको, तो किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 3 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, कुबड़ादाड़ बैल। कुबड़ादाड़ बैल जो है आपको उसी के पूजा के प्रमाण मिले हैं। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है। काफ़ी अच्छी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री का है ये सब। तो ऋग्वेद में कितने सूक्तों के संकलन है। तो 4 का आपको राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1020, 1017, 1080 यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि आपको ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या टोटल कितना है इसको तुम याद कर लेंगे आप लोग, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल 1028 होता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 है आपको, ठीक है। और वहीं आपको ऋग्वेद में ऋचायों की संख्या पूछ देगा, तो ऋचायों की संख्या 10,462 होता है। ऋचाय कितना है? 10,462 हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर की किरात अर्जुनीय किसने लिखा था। देखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है ये, किरात अर्जुनीय किसने लिखा था। तो 5 का आपको राइट आंसर यहाँ पर 5 का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा भट्टी, शूद्रक, कालिदास, इनमें से देखिएगा कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ई हो जाएगा 5 नंबर का। क्योंकि आपको किरातार्जुनीय के लेखक जो थे ना वो आपको कौन थे? भारवी थे। कौन थे? भारवी। कौन थे? किरातार्जुनीय के लेखक कौन थे? भारवी थे। यानी कि भट्टी, शूद्रक का कालिदास दिया है, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर की वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है। देखिए काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। तो 6 यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, दुर्ग। ठीक ना, दुर्ग को ही हम लोग उस समय वैदिक काल में उस समय पुर कहा जाता था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि दुर्ग को ही पुर कहा जाता है, जिसको किला कहा जाता है, वही चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। तो 7 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की मौर्यकालीन कांकणी किस धातु के बने सिक्के थे। मौर्यकालीन जो कांकणी था किस धातु का बना आपको सिक्का था। 8 का आपको राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा, तांबा का ये बना हुआ था। कांकणी सिक्का तांबा का बना हुआ था, इसको एकदम अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। जो वैशाली आपको गणतंत्र स्थापित किया गया, तो विश्व का पहला आपको ये गणतंत्र है कौन सा, वैशाली। इसको ध्यान रखेंगे कि इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था, तो वैशाली था। ठीक है, वैशाली। और ये किसके द्वारा आपको स्थापित किया गया, तो 9 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि मौर्य, नंद, गुप्त, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये आपको प्रश्न देखिएगा पूछता है ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पूछ देता है कि विश्व का सबसे पुराना आपको पहला गणतंत्र कौन सा है, तो वैशाली में लिच्छवी, ये आपको वैशाली, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर के कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपको कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना 11, 12, 14 यानी से कोई नहीं है। देखिए नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि आपको कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है टोटल आपको 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसको ध्यान में रखेंगे, कितने अधिकरणों में, 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर की इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। देखिएगा इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, देखिएगा कोई नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को, किसको, मलिक, देखिएगा यहाँ पर मलिक जानी, ठीक है, मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे किया था, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 12 नंबर, देखिएगा आपका ये 26/8/2023 का जो हेल्ड हुआ था आपको ये क्वेश्चन, वही सेट नंबर 6 से चल रहा है ये। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, रांची। ठीक है, ये रांची झारखंड से बिलोंग करते थे बिरसा मुंडा। और
यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर के 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहब। इनमें से उपरोक्त से एक से अधिक है, उनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उनका तो नाम है ही नहीं, उपरोक्त से कोई नहीं हो जाएगा आपको, क्योंकि 1857 के बिहार के जो नेता थे वीर कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह थे। इसको ध्यान में रखेंगे। आरा के जगदीशपुर से ये बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 14 नंबर के मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो आपको प्रथम राजधानी थी वो आपको कौन सी थी? तो 14 का यहाँ पर सी हो जाएगा, गिरिब्रज या राजगिरी, जिसको राजगिरी भी कहा जाता था, गिरिब्रज को ही। तो मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका पाटलिपुत्र। यहाँ पूछ देगा, देखिए पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन। इनका भी नाम याद रखेंगे, उदयन। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर के उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा, इंडिका। ठीक है ना। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है इंडिका। इसमें आपको पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन के बारे में आपको व्याख्या किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक, इन्हें भी ध्यान में रखेंगे, इनका भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए माश जो मुगल प्रशासन में संबंधित था, ये किस लिए आपको ये वर्ड यूज किया जाता था? चुंगी कर था, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व एक मुक्ति भूमि थी, या सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन, या उपरोक्त से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 क्या पे देखिएगा आपको बी हो जाएगा कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी मदद ए माश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर यहाँ पर कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो 17 का देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व आपको पूना समझौता का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 18 नंबर के जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो 18 का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अकबर, शाहजहां, शिवाजी, तो इनमें से कोई है ही नहीं। ठीक है, डन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आपको ये जंतर मंतर का जो निर्माण है आपको राजा सवाई जयसिंह ने किया था। किसने किया था? राजा सवाई जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? ए हो जाएगा आपको राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे वंदे मातरम के। और ये आपको वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम? आनंद मठ से लिया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर यहाँ पर कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका के महान खोजकर्ता थे। ये आपको ये किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो 20 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये स्पेन के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन के। और यहीं आपको पूछ जाएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कोई इटली के जेनोवा के रहने वाले थे। कहाँ के? क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के जेनोवा के रहने वाले थे, जिन्होंने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर की बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था ये कब हुआ था, इसे भी जान लेंगे आप लोग साथ साथ। 1773 में, 1773 में ये घटना घटी थी, बोस्टन की टी पार्टी। ये बोस्टन टी पार्टी थी क्या? देखिएगा यहाँ से जो आपको ब्रिटिश लोग वहाँ जो अमेरिका में चाय की जो पेटी लेके गए थे नाव से, तो वहाँ के लोगों उपनिवेशी के द्वारा वहाँ से उसको उठा करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया था। इसी को आपको ये बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको लॉन्ग में पढ़िएगा तो और अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। तो बोस्टन की टी पार्टी 1773 में ये घटना घटी थी, और ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बता ही दिया, 21 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ठीक है। अमेरिकी रिवोल्यूशन से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। अमेरिका वहीं पे ध्यान देंगे कि अमेरिका आपको कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ादी, और अमेरिका में आज़ादी कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। छोटा डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको इसका 22 नंबर की अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए आ ही गया कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 22 का आपको यहाँ पर राइट आंसर सी होने वाला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए आपको 4 जुलाई 1776 इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, ठीक है। और अमेरिका में जो संविधान आपको बन करके तैयार हुआ था, लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। इस डेट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जब फ्रांसीसी रिवोल्यूशन जो हो रही थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 23 का आपको देखिए ए हो जाएगा, लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां।
और लुईस लामा को आपको किस तरह से किस प्रकार मृत्यु हुई थी, इनको देशद्रोह के आरोप में इनको फांसी दे दी गई थी। इनका आपको डिटेल्स जब एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड आपको पढ़िएगा जब, जिसमें आपको पता चलेगा, उसमें आपको सारा कुछ चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर के औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक किसने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट अच्छी प्रश्न है ये कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था। तो 24 का आपको यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। कौन थे? जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर के 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, जिसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 का यहाँ पर ई होने वाला है, क्योंकि काउंट कावुर, ग्यूसेप गैरिबाल्डी या विक्टर इमैनुअल, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 25 का यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो आपको यंग इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया था जोसेफ मेजनी के द्वारा, 1831 में किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेजनी। इनका नाम याद रखेंगे, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये। जोसेफ मेजनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो 26 का यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। ये जो था ऑटो वन बिस्मार्क जो था आपको जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार था, जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर की, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। क्या था मुख्य कारण जो आपको द्वितीय आपको विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था? तो 27 का यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में कि कोई भी इसका कारण। यहाँ पर अमेरिका इसलिए शामिल हुआ था, प्रवेशी का मुख्य कारण था कि जापान के द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला का ध्वस्त कर देना। जो आपको अमेरिका के जो पर्ल हार्बर जो है, आपको पर्ल हार्बर पे आपको अमेरिका का वहाँ पर नौसैनिक अड्डा है, उस पर आपको जापान के द्वारा आपको अटैक कर दिया था। ठीक है, वही कारण बना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। उसी के तत्पश्चात जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 28 नंबर के, जब मार्को पोलो ने चीन के द्वारा दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? 28 का आपको राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, कुबलाई खान था। वहाँ का शासक कौन था? जब मार्को पोलो चीन के दौरा किया था, वहाँ का शासक कुबलाई खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती का नाम क्या था? जेम्स टाउन, चार्ल्स टाउन या बोस्टन, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं? तो 29 का यहाँ पर देखिएगा ए था, जेम्स टाउन। जेम्स टाउन जो था ना, ये आपको टोटल आपको वहाँ पर कितने उपनिवेशों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जेम्स टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? देखिएगा टेनिस कोर्ट की शपथ जो होता है ये आपको फ्रांसीसी क्रांति से है। ठीक है, 30 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से संबंधित है, टेनिस कोर्ट की शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 31 नंबर प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की? सेवरेस की संधि, ठीक है, सेवरेस की संधि किस देश के साथ की? तो 31 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, टर्की के साथ। किसके साथ? टर्की के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर की, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ बी हो जाएगा, जॉन। किसने किया था? जॉन ने किया था फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार, जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर यहाँ पर कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? कौन सी संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो 33 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, वेस्टफेलिया की संधि। कौन सी संधि? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध जो है कि समाप्त हुआ। वेस्टफेलिया की जो संधि हुई थी आपको कब हुई थी? ये आपको वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी। कब हुई थी? 1648 ईस्वी में हुई थी। 1618 से 1648, इससे भी ध्यान रखेंगे। 1618 से 1648 ईस्वी तक चला था। कैथोलिकों और प्रोटेस्टों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसे यूरोप के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर की पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पेरिस शांति सम्मेलन में आपको इटली का नेतृत्व आपको ऑरलैंडो ने किया। किसने किया? ऑरलैंडो ने किया। 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? काफ़ी आपको चर्चित प्रश्न है, ये आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है सब। तो 35 का आपको राइट आंसर देखिएगा गुरुदत्त ने लिया था। यहाँ पर देखिए गुरमीत सिंह क्या क्या दिया है ऑप्शन में, हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह, इनमें से ऑप्शन है ही नहीं। 35 का ई हो जाएगा क्योंकि गुरुदत्त ने लिया था। किसने लिया था? हांगकांग में बाबा गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज़ को किराए पर खरीदा था हांगकांग में। ठीक है, ये कामागाटामारू जहाज़ जो है कि आपको भाप शक्ति चालित जहाज़ था। भाप शक्ति चालित जहाज़ था। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित कौन नहीं थे इनमें से? तो 36 का आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा भगवान सिंह। बाकी आपको देखिएगा भगवान सिंह इसमें से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर की महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको और चर्चित प्रश्न है कि हिमालयी भूल जो आपको है कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने कहा था? तो 37 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, चौरी चौरा कांड। जो कि आपको चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था? ये 1922 ईस्वी में। कब? चौरी चौरा कांड आपको जो हुआ था, जो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में। छोटा डेट याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। गोरखपुर यूपी के निकट चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 नंबर की चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव शस्त्रागार पर पहले हमला के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रीतिलता वाडेडर। ठीक है, प्रीतिलता वाडेडार। ये जो है कि आपको पहली महिला क्रांतिकारी थी जो कि मारी गई थी चटगांव शस्त्रागार हमले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 39 का देखिएगा यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी जो नहीं है। इसमें अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल हैं शामिल, लेकिन प्रफुल्ल चाकी आपको काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। और साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे कि अभी आपको वर्तमान में काकोरी ट्रेन कांड का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? ट्रेन एक्शन। क्या है? ट्रेन एक्शन रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 40 नंबर यहाँ पर 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर का पहला अंक कौन सी भाषा में आपको प्रकाशित हुआ? तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में। यहाँ पर आपको देखिएगा 40 प्रश्न ये आपको हिस्ट्री से हो गया यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर अगला देखिएगा ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा अब। ठीक है, 40 क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी देखेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा भारत में असुरक्षित प्रजाति है। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? तो 41 का यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा, जो कि उपरोक्त में से एक से अधिक है। भारत में आपको असुरक्षित प्रजाति आपको एशियाई हाथी, इनमें से कौन कौन सा है देखिएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। एशियाई हाथी नहीं है, गांगे डॉल्फिन और काला हिरन, ये दोनों आपको असुरक्षित प्रजाति हैं। इनमें से एक से अधिक आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि आपको भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि का विस्तार। ठीक है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? 43 का राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पारिस्थितिक कृषि प्रणाली में पारिस्थितिक तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। इसमें से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, तो डी आपको राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर के सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? कौन से राज्यों को कवर करता है? तो 44 का यहाँ पर ए हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश है। सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों को कवर करता है। 45 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 45 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई हैं, बाढ़ की रोकथाम के लिए, परंतु इनसे बड़ी
बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, अत्यधिक वर्षा से बांध में पानी छोड़ना पड़ा या बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। देखिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि आपको बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। उस प्रथम राज्य का नाम बताना है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो 46 का राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में आपको ये कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर की कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में खालिस्तान उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किस चीज़ का उत्पादन का? 47 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से एक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपको चावल हो जाएगा, आपको फिर जाकर के गन्ना भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब जब एक से अधिक हो गया तो यहाँ पर आपको भारत विश्व में उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 48 नंबर के किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था? 48 का राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा, भूमि सुधार। क्या हो जाएगा? भूमि सुधार। 49 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का कोडरमा जिला है झारखंड का, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? 49 का यहाँ पर बी हो जाएगा, अब्रक के लिए फेमस है। कोडरमा किसके लिए है? कोडरमा जो आपको झारखंड का जिला है ये अब्रक के लिए आपको प्रमुख उत्पादक है, इसके लिए आपको फेमस है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो क्या सा है? 50 का देखिए बी हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में जो है कि भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का इनमें से उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूँ, मटर या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो 51 का आपको राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा दोस्तों। खरीफ फसल में आपको मक्का की बुआई की जाती है खरीफ फसल में। ठीक है, गेहूँ आपको रबी में चला जाता है, रबी फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? कौन सी फसल है जो कि आपको तैयार होने में 1 वर्ष का समय लेती है? तो 52 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर जौ, पटसन, कपास, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि 52 में जो गन्ने की फसल जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष होती है, क्या लेती है? गन्ना। इसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। गन्ना का जो फसल है आपको, गन्ना का फसल ये आपको पूरा तैयार होने में 1 वर्ष का समय लेती है गन्ना। ठीक है, जिससे आपको चीनी तैयार होता है, चीनी या गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित होते हैं? तो 53 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत है। अगला प्रश्न है आपको 54 नंबर की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर ध्यान देंगे, जलोढ़ मिट्टी जो है ना, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, दलदली भूमि। तो यहाँ पर 55 का यहाँ तक ए हो जाएगा खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, यहाँ खादर नाम दिया गया है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी अगर पूछ देगा तो यहाँ पर बांगर आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? यानी कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी का आदर्श है, यानी कि कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो 56 का यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मासिरनाम। ये मासिरनाम मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मासिरनाम में आपको सबसे ज़्यादा आपको सर्वाधिक वर्षा होती है। और कौन सी मानसून के कारण? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या आपको हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, साउथ वेस्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिरम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर की विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 58 नंबर हम लोग देखेंगे मैक्सिको। क्या है मैक्सिको का देखिएगा यहाँ पर मिल्पा हो जाएगा। ब्राज़ील का हो जाएगा आपको रोका। वियतनाम का हो जाएगा जाकर के रे। ठीक है, और इंडोनेशिया का हो जाएगा लादांग। ठीक है, स्लैश और बर्न कृषि का नाम है, ये आपको देश दिया गया है। तो 58 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 59 नंबर कि भूदान ग्राम
ग्रामदान भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? 59 का आपको राइट आंसर ए होने वाला है कि विनोबा भावे के द्वारा ये जो भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 60 नंबर के, कुछ टूथपेस्ट में चमक के किस खनिज से आती है? कुछ टूथपेस्ट जिससे हम लोग आपको अपने मुंह के दांतों को साफ करते हैं पेस्ट से, उसमें जो चमक है जो किस खनिज के कारण आती है? तो 60 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, अबरक। कौन से खनिज के कारण आती है जी चमक? अबरक के कारण। 60 का राइट आंसर आपको ये सी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में कि मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम होने हो जाता है ना, तो दांत का जो क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि दांत का गिरना शुरू हो जाता है। और टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है ना, लगभग टूथपेस्ट इसका पीएच मान इसका किसका होता है? इतना इसका आपको होता है पीएच मान लगभग 8 होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है? टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर के, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है, ये आपको वही थर्मल पावर प्लांट है। 61 का आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर की, खालिस्तान भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 जो है आपको इसके लिए ISO प्रमाणन है, ISO प्रमाण। ठीक है, तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, NTPC। ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 63 नंबर के, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? कौन से शहर शामिल हैं जो कि आपको स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय में आपको दूरी कम करने के लिए भारत को एक दूसरे से जोड़ता है? तो 63 का यहाँ पर ए होने वाला है दोस्तों, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। 4 बड़े शहर जो हैं आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये जो कहें स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे में जुड़े हुए हैं ये चारों शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद आपको सबसे पहले कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? तो 64 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह को ही हम लोग ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। गुजरात में है, यही आपको आज़ादी के बाद आपको सबसे पहला बंदरगाह बनाया गया था। 65 नंबर प्रश्न है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और खालिस्तान निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। तो 65 का यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा, कोयला। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो खनिज और कोयला निक्षेप के लिए मामले में ये समृद्ध है, यानी कि फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 66 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक आपको देश कौन सा है? तो 66 का ऑब्वियसली आपको यहाँ पर चीन हो जाएगा। चावल सबसे ज़्यादा चीन में आपको उगाया जाता है, इस ध्यान में रखेंगे। चावल और चावल निर्यातक देशों में भारत शीर्ष स्थान पर है। अगर चावल निर्यातक देश में अगर पूछ देगा ना, तो भारत अपना पहले स्थान पर आ जाता है। चावल निर्यातक देशों में भारत शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक और चीज़ इसमें पॉइंट याद कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है, वहाँ आपको मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? वन नीति जो भारत में राष्ट्रीय जो लागू की गई थी, तो 67 का यहाँ पर ए हो जाएगा 1952 में। भारत में आपको राष्ट्रीय वन नीति कौन से वर्ष में लागू की गई थी? 1952 में लागू की गई थी। और संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया था। संशोधित वन नीति कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो 68 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, बॉक्साइट से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये आपको मंगोलिया में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है नहीं, 69 देखिएगा, 69 का आपको ए दिया है चीन। ठीक है, मंगोलिया आपको चीन में ही पड़ता है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया यानी कि चीन में फैला हुआ है। यही आपको राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर की, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है?
70। 70 का यहाँ पर देखिएगा पेरिस है। पेरिस, क्योंकि पेरिस कौन सी नदी के किनारे पूछता है, इस तरह से भी पूछता है कि पेरिस है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, सी नदी के किनारे। यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन कि सी नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस नगर हो जाएगा, क्योंकि पेरिस आपको सी नदी के किनारे बसा है। लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, लंदन टेम्स नदी के किनारे। वहीं पर आपको ध्यान रखेंगे कि रोम कौन सी नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। 71 का ए हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत है कच्चे पटसन का उत्पादक है। और विश्व में प्रमुख पटसन उत्पादक देश कौन कौन सा है, भारत है, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 72 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क उपलब्ध कौन से भारतीय राज्य में नहीं है, तो यहाँ पर 72 का देखिए अपना बिहार होने वाला है, जो कि लौह अयस्क यहाँ उपलब्ध नहीं है, जबकि आपको मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो 73 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री आपको वहीं स्थित है। 74 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 74 का यहाँ बी हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, अमेजन जो है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपको नील नदी वहीं पूछ देगा, देखिएगा नील नदी तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 75 का यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है, तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण नगर है, इसलिए आपको ये देखिएगा सभी ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो 77 का आपको राइट आंसर सी होने वाला है यहाँ पर, चीन। ठीक है, चीन ही आपको लगभग बहुत सारे चीज़ में आपको चीन सबसे आगे है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, तो चीन आपको कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक आपको लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र, सीमेंट का उत्पादन भी चीन ही करता है सबसे ज़्यादा। और विश्व का सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है कि अपना भारत करता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा करता है, तो अपना भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 78 नंबर, भारत में सबसे पुराने तेल भंडार कहाँ स्थित है। देखिएगा भारत में सबसे पुराने तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो 78 का आपको यहाँ पर देखिएगा ई हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपको भारत में सर्वप्रथम तेल की खुदाई जो हुई थी आपको 1866 के आसपास से असम में हुआ था। तो भारत में सबसे पुराना आपको तेल का भंडार जो है आपको असम के डिगबोई जो है वही है आपको। असम डिगबोई जो है, डिगबोई तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में किया गया था। और उसी के साथ साथ याद रखेंगे कि बॉम्बे हाई तेल से उत्पादन 1974 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर के विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है देश, तो 79 का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर फ्रांस, भारत, अमेरिका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादक देश आपको चीन है। ठीक है, चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है, इसको ध्यान में रखेंगे। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे हम लोग कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो 80 का आपको यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है ये, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर आपको 80 प्रश्न आपको ज्योग्राफी का सबको समाप्त हो गया। यहाँ से अब हम लोग पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखेंगे, 40 प्रश्न देखते हैं क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन दिया है। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको इकोनॉमिक्स से, देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है, यहाँ पर आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, आय ही जो है ना कि देश में मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है। यदि देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो देश का मानव विकास सूचकांक क्या होता है, उच्च होता है। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है, तो औसत आय और कौन से नाम से जाना जाता है,
तो 82 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? 83 का यहाँ ए हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र जो आपको तृतीय यानी कि आपको टेरिटरी सेक्टर में ही आता है, तृतीय श्रेणी में ही आता है सेवा क्षेत्र। वहीं आपको देखिएगा कृषि जो है आपको कृषि आपको प्रथम सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। कृषि उद्योग जो होता है ये आपको प्राइमरी में आ जाता है। वहीं आपको जब पूछ देगा आपको उत्पादन, तो उत्पादन आपको द्वितीय सेक्टर में आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिएगा सेवा क्षेत्र ये टर्शियरी में आता है, टर्शियरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग 85 नंबर के मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा 2005 के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 85 के यहाँ पर सी हो जाएगा 100। कितने दिन की? 100 दिन की, यहाँ पर ध्यान देंगे 100 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 86 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? यानी कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो 86 का यहाँ पर बी हो जाएगा टोटल 15%। कितना रखते हैं? 15% रखते हैं अपने धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? वैश्वीकरण को कौन इंगित करता है? 87 का यहाँ ए हो जाएगा देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपड़ा कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार कब पारित किया गया? 88 का राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा 1986 में। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपड़ा 1986 में पारित किया गया। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है, तो 89 का यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। वहीं पूछ देगा आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। 23 मई को कछुआ दिवस, 23 मई को वहीं कछुआ दिवस मनाया जाता है, इसे भी पॉइंट को याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 90 नंबर के अनुसूचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध है उपभोक्ताओं के पास कौन सा अधिकार है? तो 90 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर ई हो जाएगा ऑप्शन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ई ऑप्शन हो जाएगा आपको 90 का ई हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है आपको ये। तो अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है ये आपको अनुच्छेद 23-24 में है, ठीक है। ये अनुच्छेद 23-24 में होता है। तो ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको जो अधिकार है ना वे प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है, तो ये सब अधिकार उसमें नहीं आता है, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर के अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 91 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा RTI, ठीक है। कि कोई भी जो नागरिक है उसको सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का जो अधिकार आपको देता है, प्रदान करता है, वो किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? RTI के द्वारा हम लोग मेरा अधिकार है कि वो सवाल कर सकते हैं और जान सकते हैं किसी भी चीज़ की जानकारी। RTI, ठीक है। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम जिसको हम लोग कहते हैं। और RTI कब लाया गया था? और 2005 में। 92 नंबर प्रश्न है कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है? तो 92 का यहाँ पर बी हो जाएगा कारगिल फूड्स ने खरीदा है। किसको?
कौन खरीदा है? कारगिल फोर्स ने खरीदा है पारक फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 93 नंबर की मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मनरेगा के बारे में गलत क्या है इसमें से? तो 93 हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर कि भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार, जो कि सही है ये आपको। एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ये भी आपको सही है, ठीक है, ये भी सही है। सी नंबर कहता है यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, ये गलत है, रोजगार भत्ता देगी। तो ये आपको सी आपको राइट आंसर हो जाएगा, गलत की पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर के 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो 94 का यहाँ पर बी हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन करने वाला देश श्रीलंका है, 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, खालिस्तान वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो यहाँ पर 95 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, चाहतों का दोहरा संयोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 96 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 96 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जमा आपको नहीं आता है। 97 नंबर, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आरबीआई के बारे में गलत यहाँ पर पूछ रहा है। तो 97 का हम लोग देखेंगे कि आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, ये आपको बिल्कुल सही है। आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये भी सही है आपको। आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, जो कि गलत है, सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए एक कदम उठाया है, इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो देखिएगा इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो 98 का यहाँ पर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा, सेज, जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। और सेज का यहाँ पर अगर फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 99 नंबर क्वेश्चन है कि जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित खालिस्तान का मूल्य है। तो जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित खालिस्तान किसका मूल्य है? तो 99 का यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, सभी अंतिम सामान और सेवाओं, सभी अंतिम सामान और सेवाओं का मूल्य है। अगला प्रश्न 100 नंबर की भारत में काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो 100 का यहाँ पर सी हो जाएगा, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति 100 का यहाँ पर सी हो जाएगा, काली क्रांति अगर बोला तो ये नहीं कि आप कोयला मार दीजिएगा, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 101 नंबर की भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो 101 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, जौ, ठीक है, 101 का सी हो जाएगा जौ, जो कि नकदी फसल नहीं है, जो कि आपको जूट हो जाएगा, मूंगफली हो गया, रबड़ हो गया, ये सब जो होता है ना, ये सब को नकदी फसल में आता है। 102 नंबर देखेंगे प्रश्न की भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? 102 का यहाँ पर ए हो जाएगा, हेराल्ड डोमार मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। महानोबिस मॉडल ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी जो संबंधित है, 103 का सी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा समिति। 104 नंबर देखेंगे सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो 104 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय को प्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर की भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो 105 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कपड़ा से सबसे ज़्यादा कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 106 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पादप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। तो 106 का राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा ए हो जाएगा, तिलहन आपको शामिल नहीं है, गेहूं चावल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर की नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसको आपको छोटा डेट के साथ जानेंगे हम लोग। तो 107 का यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015। वहीं नीति आयोग का अगर नीति का फुल फॉर्म पूछ देगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर की भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो 108 का आपको राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ को नन ऑफ दीज हो जाएगा। 108 का यहाँ पर ई हो जाएगा कि भारत का प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल, आपको मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम 1। क्या है? रुद्रम 1,
ये आपको याद रखेंगे। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर की, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 13वां आपको प्रधान बंदरगाह, तो 109 का आपको यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपको स्थापित किया जाने वाला है। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। 110 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 2017 में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है आपको 111 नंबर की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 111 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 फरवरी 2019 को। छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न 112 नंबर की, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए, तो 112 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा यहाँ पर, नीति आयोग। यानी कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग ही जो है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये आपको सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर की, गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो 113 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे गुलाबी क्रांति आपको झींगा मछली से भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्याज उत्पादन दे रहा है, तो 113 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गुलाबी क्रांति झींगा मछली से भी होता है, इसको भी माइंड में ध्यान में रखेंगे। वहीं आपको अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। उर्वरक पूछ देगा, वहीं आपको उर्वरक पूछ देगा तो ये आपको धूसर क्रांति से संबंधित हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर हम लोग देखेंगे कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 114 का यहाँ पर सी हो जाएगा, आयु पुनर्वितरण से संबंधित है, सॉरी आय पुनर्वितरण से रॉबिन हुड प्रभाव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 115 नंबर प्रश्न है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के 115 का बी हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना जो आपको था, जो जिसकी स्थापना आपको ये पंचवर्षीय योजना जो लिया गया, जो 1950 में जिसकी योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था, तो 116 का आपको यहाँ पर ए हो जाएगा, ये रूस से लिया गया था। कहाँ से? रूस से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 117 नंबर की, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो 117 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, सीमा शुल्क कर। इसको क्या कहते हैं कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पे, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है, कर होता है, वो सीमा शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? 118 का यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये अपनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो 119 का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ई होने वाला है, साख नीति, प्रशुल्क नीति, व्यापारिक नीति, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 119 का राइट आंसर सी ई होगा, क्योंकि केंद्रीय बैंकों को प्रतिभूतियों खरीदने या बेचने के लिए खुले बाजार संचालन का उपयोग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे 120 नंबर की, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीयकरण जो हुआ था सबसे पहले आपको देखिएगा 1969 में, सी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 में हुआ था, जिसमें आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में जो हुआ था, कब? कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 नंबर देखेंगे हम लोग कि देखिएगा 121 से यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ से हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है कौन से देश से ली गई है? 121 का देखिएगा यहाँ पर जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ई होगा, क्योंकि आपको ये अमेरिका से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना आपको कहाँ से लिया गया है? यूएस से। ठीक है, अमेरिका से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर देखेंगे कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 122 का यहाँ पर देखिएगा ई हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यवस्थित क्रम में इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 123 नंबर की, क्यों लोकतंत्र सरकार एक बेहतर प्रारूप है? क्यों लोकतंत्र सरकार एक बेहतर प्रारूप है? 123 का यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है,
इनमें निर्णय लेने की विशेषता है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। ये आपको सभी हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 124 नंबर के राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? किसकी सलाह से करता है? तो 124 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। 125 नंबर प्रश्न कि दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? 125 का बी हो जाएगा, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करने का मतलब ये दल बदल विरोधी जो है ये में सुझाव देता है। दल बदल अधिनियम जो है कि आपको कौन से संशोधन में किया गया था, इसको याद रखेंगे, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? डेट भी याद रखेंगे, 1985 में हुआ था। ये दल बदल कानून इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 126 नंबर कि किसका कथन है ये कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। तो 126 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अब्राहम लिंकन का ये कथन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे कि अब्राहम लिंकन है जो कि 1861 से 1865 मध्य यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। अब्राहम लिंकन की ने जो दास प्रथा का उन्मूलन किया था, तो 1865 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने ही किया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 127 नंबर की शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा 127 का यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो हम लोग का है ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, इसे ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसको भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। 128 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 जो मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए, 128 का आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। कब हो जाएगा आपको मौलिक 1976 में? यह 42वां संशोधन ही था ना जो 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था। ध्यान देंगे जितना भी चीज़ संविधान में जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और कोई भी चीज़ उसमें से जो हटाया गया है आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपको ये ईस्वी में हुआ था ये काम, इसमें आपको हटाया गया। हटाने वाला काम 44वां संशोधन 1978 में और जोड़ने वाला काम 42वां संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 129 नंबर, इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त से अधिक या और से कोई नहीं? तो 129 का यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये संविधान सभा के सदस्य कोई नहीं थे इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 130 नंबर प्रश्न देखेंगे कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो यह वित्तीय मामलों से संबंधित है जो कि सही है आपको। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है कि सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, यह भी सही है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, भी सही है। तो ये आपको यहाँ पर सभी सही है, असत्य गलत कोई है ही नहीं, ऊपर से कोई नहीं हो जाएगा आपको। 130 का यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, 130 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर देखेंगे हम लोग कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आया? 131 का यहाँ पर ई हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर दिया ही नहीं है क्योंकि आपको उच्चतम न्यायालय का स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे जब जो संविधान आपको बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसका उद्घाटन जो हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ और 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। उच्चतम न्यायालय के भारत के संघीय न्यायपालिका का उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 132 नंबर यहाँ पर कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलते हैं हम लोग विचार करते हैं। तो 132 का यहाँ पर देखेंगे, 132 का यहाँ पर राइट आंसर सी होने वाला है। 1 2 3 4 यानी कि चारों सही है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। यह त्वरित न्याय देता है। ये आपको 1 2 3 4 सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। 1 2 3 4 4 सही है, तो सी को राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व के किस देश के द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का क्या
रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। तो 133 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका, क्या साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है 134 नंबर कि राष्ट्रीय बोर्ड दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बोर्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो 134 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बोर्ड दिवस है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये भी याद रखें कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, मतदान दिवस भी। अगला प्रश्न देखेंगे 135 नंबर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि यूएनओ के बारे में असत्य पूछ रहा है। तो इसमें परिषद में 15 सदस्य हैं जिनमें 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तो देखिएगा 135 का आपको ए सही है ऑप्शन। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होता है, तो बिल्कुल होता है, बी भी सही है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। ये आपको सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर के चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। 136 का राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, एक से अधिक। 137 नंबर देखेंगे हम लोग। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी। 137 का ये हो जाएगा दोस्तों 27% संस्तुति किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 138 नंबर की कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। 138 का राइट आंसर ई हो जाएगा। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है ना, अनुच्छेद 32 वही आपको हृदय एवं आत्मा कहलाता है। ठीक है, हृदय अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। 139 का ये भी आपको यहाँ पर आंसर ई हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ डी हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में है। अगला प्रश्न 140 नंबर देखेंगे हम लोग। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है संविधान सभा के बारे में। 140 का यहाँ पर देखिएगा, इसमें 300 से अधिक सदस्य हैं, जो कि सही है। बी कहता है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, जो कि गलत है। जुलाई 1946 में आपको सही नहीं है, सही नहीं है, गलत यानी कि कह रहा है। यहाँ पर राइट आंसर इसका 140 का बी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जुलाई 1946 में ही सभा हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि सही नहीं है, जुलाई 1946 की प्रथम सभा हुई, ये सही है। आपको सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो 120 का यहाँ पर आपको ये जुलाई 1946 में संविधान का गठन हुआ था। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 141 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 142 नंबर की सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। 142 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1956 में। कब, 1956 में। 143 नंबर प्रश्न है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 143 का राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 144 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कौन शामिल है। जंगल, कृषि, पुलिस, उपरोक्त से अधिक, या नन ऑफ दिस। 144 का ए हो जाएगा जंगल, जो कि समवर्ती सूची में शामिल है, जो कि आपको केंद्र और राज्य दोनों का होता है संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 145 नंबर के निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। 145 का यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है।
क्या प्रदान करता है? 146 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। सभी लिंगों के लिए समान वेतन समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर कि महात्मा गांधी क्या करते थे? खालिस्तान को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो 147 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, धर्म को। ठीक है ना, महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। 148 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकतंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? 148 का ए हो जाएगा, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? नहीं निभाई जाती है। तो 149 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं निभाई जाती है। 150 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना होता है? कितना सुरक्षित करना होता है? तो 150 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा 8%। कितना? 8%। 151 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो 151 का बी हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, राइट आंसर स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड के देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? 152 का ए हो जाएगा, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है उसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। काला शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? 153 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 153 का 1966 में ये उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 154 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन, अधिकार और शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 155 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 155 का ए हो जाएगा, मुकदमे एवं कार्यवाही, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है अनुच्छेद 300। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 156 नंबर की भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो 156 का यहाँ पर दोस्तों जो है आपको क्या हो जाएगा? एक बार, दो बार, 3 बार, इनमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए 5 बार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157 नंबर, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 157 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 158 नंबर, 158 नंबर देखेंगे हम लोग कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? 158 का सी हो जाएगा, मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जो कि अब मीरा कुमार कौन से नंबर पे थी? 15वीं लोकसभा स्पीकर चुनी गई थी। कौन सी? 15वीं। ये भी आपको साथ में याद रखेंगे, 15वीं लोकसभा स्पीकर थी ये मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था? 159 का आपको राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो 160 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में दोस्तों। जय हिंद।